हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 27 के बारे में देखेंगे। धारा 27 इंडियन एविडेंस की एक बहुत इम्पोर्टेंट धारा है जो कि एक्यूज्ड की कन्फेशन के बारे में है और उस कन्फेशन के दौरान डिस्कवरी के बारे में है। ये सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि लीगल एग्जामिनेशन के अंतर्गत प्री और मुख्य परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विस्तृत क्वेश्चन इस पर लिखने का आता है जो कि 15-20 नंबर का होता है। और इस सेक्शन की जानकारी यदि आप प्रैक्टिस में हैं तब भी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एक्यूज, अगर आप फौजदारी की वकालत कर रहे हैं तो एक्यूज से रिकवरी होनी ही है और उस रिकवरी का कितना पार्ट रेलिवेंट होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस सेक्शन को बियर एक्ट के माध्यम से देखते हैं। मेरे पास एक बियर एक्ट है, इसकी धारा 27 जो कहती है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। परंतु से चालू होती है ये धारा। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में है प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, यानी किसी फैक्ट का पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी। सबसे पहले हम इस धारा को देखते हैं। धारा चालू होती परंतु से। परंतु का मतलब है कि कन्फेशन हमारी धारा 24 से लेके 30 तक में दिया हुआ है और कन्फेशन से संबंधित ही ये अगली धारा है जो पिछली धाराओं 24, 25, 26 को कंटिन्यू कर रही है। धारा 24 में ये है कि जब कोई व्यक्ति एक्यूज पुलिस कस्टडी में हो तो उसका कोई भी बयान या कन्फेशन स्टेटमेंट धमकी, प्रेरणा, लालच, डर, दबाव से नहीं लिया जाएगा। और धारा 25 साफ तौर पर कहती है अगर कन्फेशन की बात आती है तो कन्फेशन अगर पुलिस के सामने किया जा रहा है वो रेलिवेंट कहीं नहीं माना जाता है। अब इसका एक अपवाद हमें कन्फेशन का, जो कि पुलिस के सामने कन्फेशन रेलिवेंट नहीं है, इसका एक अपवाद धारा सेक्शन 26 में है कि अगर ऐसा कन्फेशन मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस यानी साक्षात उपस्थिति में किया जा रहा है तो वो रेलिवेंट माना जाता है। और जबकि अगली धारा में एक और दूसरा अपवाद है धारा 27 के अंतर्गत कि अगर कन्फेशन के फलस्वरूप किसी एक्यूज ने कन्फेशन किया है और उसके परिणाम स्वरूप अपराध से संबंधित कोई आर्टिकल, कोई वेपन्स, कोई ज्वेलरी, कोई डेड बॉडी अगर पाई जाती है तो उस डिस्कवरी को जो पुलिस करती है उसमें से कितना पार्ट रेलिवेंट होगा, ये इस धारा का सारांश है। इस धारा को लागू होने के लिए सबसे पहले तो शर्त यही है कि कोई एक्यूज होना चाहिए इस पर किसी अपराध को करने का आरोप हो और उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जा चुकी हो और प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही हो और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब 161 के बयान पुलिस करती है तो सीआरपीसी की धारा 161 में ये प्रावधान है कि पुलिस चाहे तो किसी साक्षी का बयान रिड्यूस कर सकती है, यानी कि लिखित में ले सकती है, और साक्ष्यों का, अन्य गवाहों का, अन्य व्यक्तियों का और अभियुक्त का बयान धारा 161 के अंतर्गत लिया जाता है। तो धारा 61 के अंतर्गत पुलिस पूछताछ के लिए एक्यूज को गिरफ्तार करती है और तब एक्यूज पुलिस को कुछ बात बताता है और वो अगर यदि कन्फेशन कर रहा है तो चूंकि कन्फेशन धारा 24, 25, 26 से हिट होता है तो इसलिए उस कन्फेशन का कितना पार्ट हम लोग न्यायालय में दे सकते हैं जो कि रेलिवेंट माना जाएगा, ये इस धारा का प्रावधान है। सबसे पहले हम एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया है और मर्डर करने के बाद
वो वेपन्स, चाहे वो चाकू है, छुरी है, तलवार है, रिवॉल्वर है, उसने साक्ष्य मिटाने के लिए कहीं पर छिपा दिया है। अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ए को गिरफ्तार कर लेती है और ये कहता है कि हाँ मैंने बी को मारा है, मोटिव कुछ भी हो सकता है उसका, और वो वेपन्स मैंने उस स्थान पर छुपा दिया। किसी भी स्थान का नाम ले सकता है, खंडर है, मकान है, दुकान है, झाड़ी है, जंगल है, नदी है, नाले हैं, कहीं भी बता सकता है। तो यहाँ पर का जो ये स्टेटमेंट, ये कन्फेशन है, हाँ मैंने बी को मारा है, ये रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। और वो वेपन्स जो पुलिस गिरफ्तार करती है वो किस प्रकार रेलिवेंट माना जाएगा, क्या उसका प्रावधान है, यही इस सेक्शन का आधार है, बेस है, यही चीज समझने वाली है। सबसे पहले हम हमारी पाठ्य पुस्तक के 2 लैंडमार्क डिसीजन जो धारा 27 के साथ दिए हुए हैं उन पर एक दृष्टि डालते हैं। पहला केस है देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1960 का, और दूसरा केस है पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्पायर AIR 1947 का। अब इस केस के जो फैक्ट है, जब एक्यूज्ड पुलुकुरी कोटैया में अरेस्ट होते हैं, पुलिस कस्टडी में होते हैं, तो एक्यूज का एक बयान में पढ़ के सुना रहा हूं आपको किताब से, आप देख लेना। एक एक्यूज ये कहता है, करीब 11 दिन पहले मैंने कोटैया और मेरी पार्टी के सदस्य ने आड़ लेकर सिवैया तथा उसके साथियों का इंतजार किया। हम लोगों ने सिवैया तथा सुबैया को पीट पीट कर मार डाला। रमैया जो हम लोगों की पार्टी में था उसे भी हाथ पर चोटें आई। उसके हाथ में एक भाला था जो उसने मुझे दे दिया। मैंने भाले तथा छड़ी को अपने गांव में सूखी घास के ढेर में छिपा दिया है, अगर आप आए तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये जो कन्फेशन हो रहा है इसका कितना पार्ट रेलिवेंट माना जाएगा, ये इस धारा का सारांश है। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इस संपूर्ण स्टेटमेंट को एडमिट किया गया। इस पर सर जॉन ब्यूमार्ट द्वारा प्री काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय का अवलोकन किया गया। उन्होंने निर्णय का अवलोकन किया और ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली द सेक्शन ब्रॉट इनटू ऑपरेशन व्हेन ए कंसीलमेंट सेफ ऑब्जेक्ट सच एज डेड बॉडी, ए वेपन डिस्कवर्ड और embarrassed the place which from the object is produced and the knowledge of the accused as to this end, the information given must relating distinctly to this fact. Information as to the past user or the past history of the object produced is not related to its discovery is something in which it is discovered. अर्थात कि इस धारा का प्रावधान, ये धारा कब प्रवर्तन में आती है, जब एक्यूज ने कन्फेशन किया है और कन्फेशन के दौरान जैसे कि डेड बॉडी, वेपन्स, जेवर आदि उससे डिस्कवर किए जाते हैं, तो उसका सीधा संबंध उस घटना से होता है, क्योंकि उसकी जानकारी ये बता रही है कि ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, किस अवस्था में है। लेकिन पुरानी जैसे कहीं से कोई चाकू पड़ा हुआ है और किसी को जानकारी है भाई इस छत पर एक चाकू पड़ा हुआ है, वो नहीं मान्य होगा, क्योंकि एक्यूज को पता हो सकता है कि छत पर चाकू पड़ा हुआ है, लेकिन इस बात का कैसे पता चलेगा कि ये चाकू इसी अपराध में प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, इसका जांच पड़ताल कैसे होगी। पुलुकुरी कोटैया में जो उस एक्यूज द्वारा स्टेटमेंट कन्फेशन किया गया है वो सारा रेलिवेंट नहीं माना जाता है। केवल जो चीज डिस्कवर की गई है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिवैया को भाले से मारा, मैंने घर के आंगन में वो छड़ी और भाला छिपा दिया है और आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर चूंकि मैंने सिवैया को मारा है, भाले से मारा है, ये एक कन्फेशन है जो कि सेक्शन 25 से हिट होता है और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति न होने के कारण धारा 26 से भी ये हिट है। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, मैंने घर के आंगन में छिपा कर रख दिया है, आप आएंगे तो दिखाऊंगा, ये डिस्कवरी है। ये डिस्कवरी न्यायालय में रेलिवेंट मानी जाती है।
ये रेलिवेंट मानने के लिए इसका भी ये बताना पड़ेगा कि ये सीधा सीधा इसी अपराध से संबंधित है और ये अभियुक्त की सूचना पर हमने प्राप्त किए हैं और इसका संपोषण भी किसी चीज से होना चाहिए, तभी ये न्यायालय में रेलिवेंट माने जाएंगे। अन्यथा भाला कोई और भी हो सकता है पड़ा हुआ, उस भाले को ही कैसे मानेंगे कि यही भाला यूज किया गया है। तो इसकी कंडीशन ये है कि इस भाले का खून और मृतक का खून टैली होना चाहिए। इसके लिए पुलिस क्या करती है कि जहां पर घटना स्पॉट होता है, सबसे पहले पुलिस जो है घटना स्थल का निरीक्षण करती है और घटना स्थल पर जो खून के धब्बे होते हैं उनके नमूने लेती है। एक सादी मिट्टी का लेती है और एक जहाँ पर खून पड़ा होता है उसको खून आलूदा मिट्टी बोलते हैं, उस खून आलूदा मिट्टी का सैंपल लेती है और वो सैंपल पुलिस द्वारा एक्सपर्ट की राय के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिए जाते हैं और फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट होती है और साथ साथ जो गवाह पेश किए जाते हैं, जिस समय पुलिस डिस्कवरी करती है वहाँ गवाह के भी साइन होते हैं डिस्कवरी पे, उनको पेश किया जाता है, रिकवरी ऑफिसर को पेश किया जाता है। इन सबको जांच पड़ताल के बाद अगर इनका सपोषण हो रहा है तो कन्फेशन जो उसने किया है और कन्फेशन के स्वरूप जो डिस्कवरी हुई है वो रेलिवेंट मानी जाएगी। तीसरा उदाहरण इस धारा को आसान बनाने के लिए और देखते हैं देवमन उपाध्याय वाला। देवमन उपाध्याय के केस के फैक्ट ये हैं कि एक्यूज देवमन उपाध्याय का विवाह दुलारी से हुआ था और दुलारी जिसके माँ बाप बचपन में मर गए थे, उसकी एक चचेरी बहन थी सुखदेई, उसने उसको पाल पोस के बड़ा किया था और उसका विवाह देवमन से करा दिया था। सुखदेई के पास कुछ जमीन थी जो कि उसको विरासत में मिली थी। वो जमीन सुखदेई ने देवमन और उसका देवमन का चाचा महावीर की देखरेख में कास्ट में दी हुई थी। देवमन और उसका चाचा महावीर उस जमीन में से कुछ हिस्सा बेचना चाहते थे, जिसका सुखदेई विरोध करती थी और विरोध करने पर देवमन ने सुखदेई के मुंह पर चाटा मारा था और उसे देख लेने की धमकी दी थी। अगले दिन वो मृत अवस्था में खाट पर पड़ी हुई मिली थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के 2 दिन बाद देवमन मिला था और देवमन को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तब उसने पुलिस को बताया था कि मैंने इसकी गंडासे से हत्या की है और वो गंडासा मैं मांग के लाया था और हत्या के बाद मैंने वो गंडासा गांव के तालाब में छुपा दिया है, आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देवमन का पूरा जो कन्फेशन है उसमें से कितना पार्ट मान्य होगा? केवल इतना ही पार्ट मान्य होगा जिस स्थान पे उसने गंडासा छुपाया है और वो स्थान का नक्शा और गंडासा जो डिस्कवर किया है कि इससे हत्या की गई थी, ये हमने इसके स्टेटमेंट से जाना है। इसको जानकारी थी कि गंडासा इसने हत्या के बाद कहाँ छिपाया था। ये जो है अगर ये बात बताई जाती है, इससे एक्यूज्ड की नॉलेज का पता चलता है, उसके दिमाग का पता चलता है कि ये अपराध उसने किया हुआ है। तो ये एक अपवाद है जो धारा 27 के अंतर्गत है। तो धारा 27 के परिवर्तन के लिए यही होना चाहिए कि जब किसी अपराध का किसी एक्यूज्ड पर आरोप है और आरोप के फलस्वरूप पुलिस द्वारा उसको इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस को कुछ कन्फेशन करता है और उस कन्फेशन के फलस्वरूप पुलिस को कोई फैक्ट डिस्कवर होता है और फैक्ट का सीधा संबंध उस अपराध से होना चाहिए और वो फैक्ट अपराधी की ये जानकारी बताता है कि ये अपराध उसके द्वारा किया गया है। क्योंकि अगर ये अपराध उसके द्वारा न किया गया होता तो उसको ये जानकारी कैसे हो सकती थी कि वो फैक्ट जो डिस्कवरी हुई है वो उस जगह पर कैसे है और किस लिए है। तो ये एक अपवाद के तौर पे न्यायालय में पेश की जा सकती है कि हमने इसकी सूचना पर डिस्कवरी की थी और इससे पता चलता है कि ये अपराध इसने किया है, इसको इसकी जानकारी थी। इस धारा का सारांश ये है कि एक्यूज जब कस्टडी में होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन पे फैक्ट डिस्कवर किया जाता है और वो फैक्ट डिस्कवर इस बात का
विश्वास दिलाता है। और ये धारा भी इसी विचार पर आधारित है कि जो फैक्ट डिस्कवर किया गया है कम से कम ये झूठा नहीं हो सकता और इसका साक्ष्य बेखौफ होकर न्यायालय में दिया जा सकता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको धारा 27 के बारे में काफ़ी जानकारी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है आप लोगों को कुछ और बताने की। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे।